आज का जो टॉपिक है वो है डायमेंशन। फर्स्ट ईयर फिजिक्स मेयरमैन के चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। आज हमारा चैप्टर ख़त्म होगा। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन हमारे पास सबसे पहले डिफिनीशन को देखिए कि द फिजिकल क्वांटिटी refers to the power to which the fundamental quantities like mass, length, time, amount of substance, luminous intensity, current, सब जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है must be raised to represent a quantity is called dimension। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, लेट्स से हमारे पास है वेलोसिटी और वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लेंथ कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर मैं एल लिख सकता हूँ, और ये जो टाइम है इसकी जगह में टी लिख सकता हूँ क्योंकि ये तो टाइम है। अच्छा, अब इसका पावर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है 1, और इसका पावर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी 1 है, और ये लेंथ बेस फिजिकल क्वांटिटी है। लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हो। टाइम बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब डायमेंशन की डिफिनीशन को दोबारा इस पर अप्लाई करते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी यानी लेंथ है, टाइम है यहाँ पे, रेफर्स टू द पावर, और पावर कौन सा है? 1 है, यहाँ पर भी 1 है। टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ, टाइम, तो यहाँ पर कौन से है? लेंथ है और टाइम है। मस्ट बी राइज, तो इसके पावर में हमने क्या राइज किया हुआ है? 1 राइज किया हुआ है। ये 2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये कौन से पावर पर डिपेंड करता है। लेट्स से वेलोसिटी लेंथ के पावर 1 पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें पावर 2 भी हो सकते हैं। कैसे? एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन इक्वल होता है डेल वी बाई डेल टी। अब वेलोसिटी की जगह में मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ, और इस टी की जगह में फिर सेकंड लिखूंगा तो ये मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मीटर है तो मीटर यूनिट है लेंथ का, मैं यहाँ पर एल लिखूंगा, और यहाँ पर जो सेकंड स्क्वायर है तो ये सेकंड यूनिट है टाइम का, यहाँ पर मैं टी लिखूंगा, और पावर में इसके 2 है तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा। ठीक है, तो ये टाइम के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, यहाँ से जाहिर है। तो यही पावर है कि हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज के राइज करते हैं और उसी क्वांटिटी को हम जाहिर करते हैं इससे, यानी इससे हम नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मालूम करते हैं कि ये कौन से नेचर का है। ठीक है, जब आपको पता चले कि ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, यहाँ पर ये लेंथ और टाइम पर डिपेंड करता है, तो इसका नेचर हमने मालूम किया कि ये वेलोसिटी स्पीड से रिलेटेड है, ये एक्सेलरेशन स्पीड से रिलेटेड है। तो इसके साथ हम जो है इसके नेचर को मालूम कर सकते हैं। तो डायमेंशन रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को जाहिर करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल में हम लेंगे कि वेलोसिटी है तो वो है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और एक्सेलरेशन है जो कि इक्वल होता है एल, और यहाँ से पर टी स्क्वायर या टी पावर 2 डिवीजन में। तो ये भी लेंथ टाइम पर, ये भी लेंथ टाइम पर, तो इसका मतलब ये है कि लेंथ पर यूनिट टाइम ये तो स्पीड को जाहिर करता है। तो इसका नेचर हमने मालूम किया कि ये किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यही नेचर है जिसकी हम बात करते हैं। सही है। अच्छा, अब बाद स्टूडेंट का यही क्वेश्चन होता है कि हम जो यहाँ पर एल लिखते हैं या टाइम की जगह टी लिखते हैं, तो इसको यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है इसको मैंने बंद किया हुआ है, इसको भी मैंने बंद किया हुआ है, और इसको भी मैंने बंद किया हुआ है। क्या ये ज़रूरी है? यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू इनक्लोज दीज सिंबल्स इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ये बहुत लाजिमी है। ठीक है, अच्छा, ये भी आपको क्लियर हुआ। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज सिंबल्स यूज इन डायमेंशन। डायमेंशन में हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखिए, जब मास आ जाएगा आपने यहाँ पर एम लिखना है कैपिटल। ठीक है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना है। जब लेंथ आएगा, यहाँ पर लेंथ आया मैंने एल लिख दिया,
तो आपने एल लिखना है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना है। अगर टाइम आया तो आपने टी लिखना है और इसको इस तरीके से। इलेक्ट्रिक करंट आया तो आपने यहाँ पर आई लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर आई और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आया तो याद रखिए कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एन से जाहिर करते हैं डायमेंशन में, और इस एन को हम इस स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। और अगर लुमिनस इंटेंसिटी आया तो वो जैसे आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनता है इससे, तो इस जे को हम बंद करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो ये ताकि हमारे पास डायमेंशन में कौन कौन से सिंबल जो है उनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो है सम टर्म्स है जो कि यूज़ होते हैं डायमेंशन में, ठीक है। तो डायमेंशन में सबसे पहला जो टर्म यूज़ होता है वो है डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब इसका क्या मतलब? याद रखिए, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसके डायमेंशंस हैं लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, वेरिएशन कैसे कहते हैं? वेरिएशन चेंज को कहते हैं, जिसमें अप डाउन आता हो। तो इसका डायमेंशन है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, तो इसको हम डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव डायमेंशंस, जिसके डायमेंशन हो बट मैग्नीट्यूड इज वेरिएबल, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो। कैसे? फोर्स है तो फोर्स को हम बाय न्यूटन सेकंड लॉ लिख सकते हैं F इक्वल्स टू ma। अब मैथ्स के जो डायमेंशंस है वो क्या है? मैथ्स के जो डायमेंशंस है वो मैंने आपको बता दिया कि वो है m। एक्सेलरेशन के जो डायमेंशंस है वो मैंने आपको बता दिया कि L पर टी स्क्वायर है, तो t पावर में मैं -2 लिखूंगा, ठीक है। तो इसके डायमेंशंस हैं। अब ऐसे क्वांटिटीज आएंगे जिनके डायमेंशन नहीं होंगे यानी डायमेंशन लेस होंगे वो, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन फोर्स एक जगह पर एक बड़ा बंदा है, एक पहलवान है जो कि फोर्स लगाता है बहुत ज़्यादा, और एक छोटा बच्चा है जो कि फोर्स लगाता है बहुत कम, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, इसलिए फोर्स आता है डायमेंशनल वेरिएबल। इसी तरह एनर्जी, बाज़ जगहों में एनर्जी ज़्यादा होती है, लेट्स से हम एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं जो कि इक्वल होता है mgh, ठीक है। और यही पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा और कम होती है विद हाइट, डिपेंड करता है किस चीज़ पे? हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके हमारे पास डायमेंशन है, यानी एनर्जी के डायमेंशन जो है वो है ml स्क्वायर, ठीक है, पर टी स्क्वायर। तो m को मैं बंद करूंगा, l को मैं यहाँ पे बंद करूंगा, l स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा ताकि आपको सही से समझ आए, m, ठीक है, और यहाँ पे l स्क्वायर और यहाँ पर t पावर -2। ये एनर्जी के डायमेंशंस हैं, तो ये डायमेंशनल है लेकिन वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे बता दिया मैंने कि वो हाइट पर डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन भी यही सिनेरियो है, वेलोसिटी भी यही सिनेरियो है। अब डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायमेंशंस हो लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट हो, वो कभी चेंज नहीं होती। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होंगी? तो सबसे पहले डिफिनेशन दी गई है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव डायमेंशंस, जिसके डायमेंशन हो बट मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। यानी स्पीड ऑफ लाइट है जिसको हम c से डिनोट करते हैं, और c इक्वल होता है लेंथ बाई टाइम, और इसकी कांस्टेंट वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तो चेंज नहीं होती, इसलिए यहाँ पर L भी आता है, T भी आता है, मतलब ये के डायमेंशंस है लेकिन इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। इसी तरह जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G, इसकी भी हमारे पास जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻11, और इसके साथ यूनिट्स nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर, आई थिंक इसके यूनिट्स है, ठीक है। अच्छा, कैसे? n न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसकी क्या है? यूनिट्स है। अच्छा, अब यहां से जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की भी यूनिट्स हैं, यानी इसकी डायमेंशंस है और ये कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 6.6262 × 10⁻34, और इसके साथ यूनिट्स, ठीक है।
जो जनरल गैस कांस्टेंट है, आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसकी भी हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है हर एक गैस के लिए, और वो भी एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। यानी यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि PV इक्वल्स टू nRT। अब अगर R को मैं यहां से सेपरेट करूंगा तो प्रेशर की भी यूनिट्स है, ठीक है, वॉल्यूम की भी यूनिट्स है और टेम्परेचर की भी यूनिट्स है, तो इसकी भी कुछ यूनिट्स होंगे ना, और इन यूनिट्स का डायमेंशन होगा, तो इसलिए ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। अब यहां से बात आती है डायमेंशन लेस वेरिएबल की, जिसके डायमेंशन ना हो और उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। कैसे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव नो डायमेंशन, जिसके डायमेंशन ना हो एंड देयर मैग्नीट्यूड इज वेरिएबल, और इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो। तो मैंने आपको रेडियन में बता दिया था कि इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, और थीटा की वैल्यू हर एक जगह पर वेरिएबल होती है। कि आप एक सर्कल में स्टार्ट हो गए, ये लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो हर एक पॉइंट पर रेडियन की जो वैल्यू है थीटा, हम प्लेन एंगल को, यानी ये रेडियन है, ये हर एक पॉइंट पर चेंज होती है, और ये थीटा इक्वल था वहां पे, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई, और एक कंप्लीट सर्कल में 2 into 3.14, 248, 212, 236, 1212, 6.28 रेडियंस होते हैं, ठीक है। तो ये हर एक पॉइंट पर चेंज होती है। अगर आप हाफ सर्कल के लिए ले लें तो इसको डिवाइड बाय 2 करते हो, इसके मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ, इसलिए ये डायमेंशन लेस वेरिएबल है, और इसकी यूनिट नहीं होंगे, क्योंकि पाई हमारे पास एक क्या है, एक कांस्टेंट है, और पाई की वैल्यू जो है वो है 3.14 without any units. That's why we say that radian is a dimensionless variable. इसी तरह ओमेगा इज अ सॉलिड एंगल, जो कि 3D में हम कैलकुलेट करते हैं, और वो सॉलिड एंगल हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और यही ओमेगा इक्वल होता है 4 पाई की। जब आप सरफेस एरिया लेंगे वो एरिया आर स्क्वायर के बराबर हो, तो ओमेगा यानी सॉलिड एंगल बराबर होता है 4 पाई का। ये भी लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हो। तो इसकी भी हमारे पास कुछ यूनिट्स नहीं है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है, और वो मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, हर एक पॉइंट पर ये वेरी करता है। दैट्स वाई ये भी हमारे पास एक डायमेंशनलेस वेरिएबल है। इसके अलावा म्यू है, और ये म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और यही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, दिस इज द रेशियो बिटवीन टू फोर्सेस, नॉर्मल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स। दैट्स वाई इसके यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, और जब इसके यूनिट्स ना हो तो डायमेंशन नहीं होगा, और जब डायमेंशन नहीं होगा तो हम इसको डायमेंशनलेस बोलते हैं। लेकिन हर एक सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू चेंज होती है। अगर एक रफ सरफेस है उसके लिए म्यू की वैल्यू एक होगी, और अगर एक स्मूथ सरफेस है उसके लिए म्यू की वैल्यू दूसरी होगी, या एक मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू एक होगी, दूसरे मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दूसरी होगी। दैट्स वाई ये है डायमेंशनलेस वेरिएबल। अब है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जिसके डायमेंशन ना हो और वो कांस्टेंट वैल्यू हो। कैसे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग नो डायमेंशन, जिसके डायमेंशन ना हो एंड देयर मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, और इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। कैसे? जो पैवर नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, तो यही हमारे पास जो है एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। या पाई जो है, पाई की वैल्यू है 22/7, और ये इक्वल होता है 3.14, इसके साथ नो यूनिट्स। दैट्स वाई ये है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अर्थ पर भी 3.14 और मून पर भी 3.14। दैट्स वाई ये है एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और इसके अलावा जो है, यही लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन ध्यान से देख लीजिएगा। अब जो है हम एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं कि इसके हमारे पास कौन से एडवांटेजेस हैं, हमें कौन से फ़वाइद मिल रहे हैं डायमेंशन को पढ़ के। तो याद रखिए कि डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, हम जब डायमेंशन को समझते हैं तो हम इसलिए समझते हैं कि हम बाद में एक इक्वेशन की करेक्टनेस को फाइंड आउट करें। यानी यहां पर इक्वल है, इसका मतलब यह है कि राइट हैंड साइड इज होली सोली इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड यूनिट के लिहाज। तो कैसे? लेट्स से इसको हम प्रूफ करते हैं। ये है डिस्टेंस
सो इससे हम डिनोट करते हैं, तो इसके डायमेंशन आ जाएंगे लेंथ के, ठीक है। ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड वाला। और अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी की है L/t, और साथ में इसकी टाइम है ना, तो ये होगा t, ठीक है। ये बात याद रखिए कि जो नंबर्स आ जाएंगे ये डायमेंशन लेस है, इसलिए इनके डायमेंशन नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन मैंने बता दिया आपको कि इसके डायमेंशन है L/t, क्या है, स्क्वायर। और यहां पर t स्क्वायर है, सो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, यहां पर मैं लिख सकता हूं t स्क्वायर, क्योंकि टाइम स्क्वायर है ना, सो मैं यहां पर t स्क्वायर लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, ये t इस t के साथ चला जाएगा, ये t स्क्वायर इस के साथ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा L+L, ये आ जाएगा 2L। जब 2L आएगा, सो 2 हमारे पास डायमेंशन लेस है, इसलिए ये भी आ जाएगा L। तो L L की इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड का, दैट्स वाई हमने इसको फाइंड आउट किया। या अगर आपको आइंस्टाइन फेमस एनर्जी मास इक्वेशन में E=mc², अब ये स्क्वायर जो है इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर आप इस मार्कर को स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट से फेंक देंगे तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इसका ये मतलब तो नहीं है। ये डायमेंशनल करेक्टनेस के लिए यहाँ पर c² लगाया हुआ है कि जो राइट हैंड साइड से आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड से भी आएगा, ठीक है। इसके जो डायमेंशंस आते हैं एनर्जी के, वो मैंने आपको बता दिए इस लेक्चर के सिरे में कि वो इक्वल है mL²/t²। इस तरह था ना, मैंने आपको बता दिया। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड से ये वैल्यू आ रही है तो राइट हैंड साइड से भी ये आनी चाहिए। अगर ये नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि डायमेंशनली ये इक्वेशन ठीक नहीं है और इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। मैथ्स है तो यहाँ पर मैं m लिख सकता हूँ, ये c² है ना, सो जब c² है ये स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड हम लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम लेते हैं, तो मैं लिखूंगा लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम, और ये स्क्वायर है तो ये मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा m, l के ऊपर स्क्वायर है ये स्क्वायर, और ये t के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन जब ये ऊपर आएगा ये -2 हो जाएगा, सो ये t -2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, दैट्स व्हाई इस इक्वेशन में c² यूज हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब जो लास्ट पार्ट है इस लेक्चर का वो ये है कि हम एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में एक पॉसिबल फॉर्मूला को एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिराइव करते हैं, ठीक है। कैसे, लेट्स से आपको क्वेश्चन आया कि डिड्यूस रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, और जो टाइम पीरियड है वो इक्वल होता है t = k/√L/g, ठीक है। अब इसको हम डिराइव कर रहे हैं, किसको देख के, डायमेंशनल एनालिसिस को देख के इसको हम अब डिराइव करना चाहेंगे। तो याद रखिए कि सबसे पहले जब आपके पास एक पेंडुलम हो, लेट्स से ये एक पेंडुलम है और ये इस तरह, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, 7 चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये अगर आप इसको ऊपर से देखें तो आपको लेंथ नजर आ रहा है और मास ऑफ द बॉब आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब और इसकी नीचे जो है ग्रेविटी, जो कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो आप इसको अकाउंट करते हैं कि यही ग्रेविटी की वजह से ये मूवमेंट होता है। तो इससे आपने ये बातें डिड्यूस की कि सबसे पहले जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, ये पॉसिबली डिपेंड्स अपॉन लेंथ, यानी आपने सोच लिया कि ये लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने सोच लिया कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपने सोच लिया कि इसमें तो मास ऑफ द बॉब b है, तो आपने कहा कि ये मास पर भी डिपेंड करता है ऑफ बॉब, लेट्स से, और ये एंगल पर भी डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ इसके साथ एंगल बनता है, ठीक है, एंगल बनता है। तो अब आपने जब ये सोच लिया, इसमें
लेट्स से जो टी है वो हमने टाइम पीरियड के लिए लिख दिया, ठीक है। लेंथ के लिए हमने एल लिख दिया, किसके लिए, और लेंथ के लिए जी को हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए लिख दिया, थीटा को हमने एंगल के लिए लिख दिया। तो याद रखिए कि जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड करता है लेंथ विद पावर ए। हमें पता नहीं है कि ए क्या है, ठीक है, बस ये डिपेंड करता है एल पर और इसके पावर ए पर। ये ए 1 भी होता है, ये 0 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, अब हमें पता नहीं। हम सिर्फ इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं किस चीज को मद्देनजर रख के, डायमेंशनल एनालिसिस को। और जो टाइम पीरियड है ये प्रोपोर्शनल है टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद पावर बी, और इसी तरह जो टाइम है ये प्रोपोर्शनल है m विद पावर कौन सा, c, लेट्स से c या d, x, y, u, v, आपकी चॉइस है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को कंबाइन करेंगे, इन तीनों को इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे। तो जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो याद रखिए कि ये आ जाएगा t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l पावर a, g पावर b एंड m पावर c, यही आया। अब प्रोपोर्शनलिटी को मैं खत्म करना चाहूँ सो मैं कांस्टेंट k लिखूंगा, t इक्वल्स k l a g b m c, ठीक है। ये वैसे नहीं होगा, आपने स्टडी करनी है, खुद प्रैक्टिस करना है, तब जाके ये होगा, सही है। अच्छा, तो जब मैंने यहां पर क्या लिख दिया तो बात खत्म हो गई। अब अगर यहां पर टाइम पीरियड है तो इसका मतलब ये है कि इसके डायमेंशन को मैं टी लिखूंगा, या अगर मैं इसके अलावा इस तरह लिखूं कि m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1 और इस तरह, तो m पावर 0 एनी वेरिएबल पावर 0 इज इक्वल टू 1, l पावर 0 एनी वेरिएबल पावर 0 इक्वल्स टू, ये इक्वल होता है 1 का। सो 1 अगर t 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही t आ जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल होगा k, क्योंकि k तो हम इसके साथ में लिखेंगे, और जब k इसके साथ में लिखेंगे तो यहां पर है क्या, यहां पर है लेंथ, तो लेंथ के जो डायमेंशंस है वो आ जाते हैं l, ठीक है। और यहां पर पावर क्या है, a है, तो मैं यहां पर a लिखूंगा। यहां पर जो g है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन के डायमेंशन इक्वल होते हैं l t पावर -2। ये मैंने बता दिया सबसे स्टार्ट में, जो स्टार्ट था उसमें मैंने बता दिया कि कैसे होता। और जो मैथ्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी ये इसके साथ में है, ठीक है, m कैपिटल M, ठीक है। और एक्सेलरेशन यानी g का जो पावर है वो है b, और जो m का पावर है वो है c, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा कि इसके जो पावर है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। सो यहां पर जो -2 है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा। सो मैं इस तरह इसको लिख सकता हूं कि नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेस की कमी है। सो नेक्स्ट पेज को मैंने लिया और इसको मैंने इसके साथ में लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अगर आप बोर हुए हो तो इस तरह कर लें कि लेक्चर को स्टॉप कर दें, कुछ चाय वगैरह पी के वापस आ जाइए, ठीक है। सो वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे था m पावर 0, l पावर 0 और t पावर 1, और राइट साइड पे था k, ठीक है, l पावर a, l t -2 पावर b और m पावर c, यही था ना। अब इस -2 को मैं इसके साथ क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये बन जाएगा k l पावर a, l पावर b, t पावर -2b, क्योंकि -2 इसके साथ, और यहाँ पर m पावर c, ये मैंने कर दिया। अब मैं इस l और इस l को जब बेस सेम हो तो पावर को हम ऐड करते हैं।
सो के एल ए प्लस बी इस तरह हो जाएगा, होगा ना। और जो t है इसके पावर में -2 भी आ जाएगा और जो m है इसके पावर में c आ जाएगा। अब हम इनके पावर्स को कंपेयर करेंगे। m यहाँ पर पावर 0 है, यहाँ पर c है, तो c इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो m पावर 0 इक्वल्स टू 1, यानी यहाँ से m चला जाएगा। ये मैथ्स पर डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मैथ्स पर डिपेंड नहीं करता। और यही अगर आप स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर m पे डिपेंड करेगा, वो भी आप अपनी तरफ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब L का पावर यहाँ भी क्या है, 0 है, और यहाँ पर a प्लस बी है। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि a प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब t का जो पावर है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2b है। सो मैं यहाँ कंपेयर कर सकता हूँ कि -2b इक्वल्स टू 1, यहाँ पर t वाला 1, तो b की जगह मैं लिख सकता हूँ कि ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं -1/2 पुट कर दूँ b की जगह, सो a -1/2 इक्वल्स टू 0, या a की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2, क्योंकि ये अगर इसके साइड पे आ जाएगा तो ये होगा क्या, ये हो जाएगा 1/2, इसका माइनस साइन जो है वो चला जाएगा। अब जब a ये आया, b ये आया, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन आया था t इक्वल्स के एल पावर a g पावर b m पावर c, अब हम यहाँ पर जो वैल्यूज आए हैं a b और c के जो कि इक्वल है 0 का, तो यहाँ पर हम इनके पावर्स को कंपेयर करेंगे। कैसे, देख लें। t के l पावर a g पावर b और m पावर c वो तो मैथ्स पर डिपेंड नहीं करता, वो तो चला जाएगा। अब आगे क्या होगा, t इक्वल्स के l पावर a, और a इक्वल था किस चीज का, a इक्वल था 1/2। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये l 1/2, और ये जो g है पावर में क्या है, b है, तो यहाँ से b हमने कैलकुलेट किया था कि वो -1/2 की इक्वल है, तो मैं यहाँ पर -1/2 लिखूंगा। अब -1/2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि t इक्वल्स टू के एल 1/2 g -1/2, सो t विल बी इक्वल टू के एल 1/2, और यहाँ से डिवाइडेड बाई g पावर में +1/2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया। अब 1/2 का मतलब ये है कि ये अंडर रूट है यहाँ पे, क्योंकि अंडर रूट और ये एक दूसरे के इनवर्स है। सो t इक्वल्स के √L/g, और यही जो मैंने आपको बता दिया कि ये हम डिराइव करेंगे। सो यहाँ पर जो है इसको हमने डिराइव किया। अब k की वैल्यू 2π है, तो आपने वहाँ पर 2π लिखना है। उम्मीद है कि ये वाला लेक्चर भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसके चंद MCQ है, और वो ये है, वो तो हमने ऑलरेडी क्लियर की हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी अगर आप पोटेंशियल एनर्जी से मालूम करेंगे, फिर भी ठीक, काइनेटिक एनर्जी से मालूम करेंगे, वो भी ठीक, जो भी एनर्जी हो आप इससे मालूम करें, इनके डायमेंशंस वो इक्वल होंगे। और वो याद रखिए कि वो ml² T⁻², बस यही एनर्जी के डायमेंशन है। और अगर ये आपने याद किया, आपकी 1 मार्क जो है ये 100% डन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब डायमेंशन के लिए ज़रूरी बात ही क्या है, याद रखिए कि डायमेंशन आप तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको एक फिजिकल क्वांटिटी का मैथमेटिकल रिलेशन आता हो, कि मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। यानी वेलोसिटी है, अगर आपको ये पता नहीं है कि ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, तो आप डायमेंशन को फाइंड नहीं कर सकते। अगर एक्सेलरेशन आपको पता नहीं है कि ये ∂v/dt है, तो आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपने मैथमेटिकल रिलेशंस को भी खूब याद करना है, और MCQ से डरिएगा नहीं, क्योंकि जब आप सेकंड ईयर पढ़ेंगे तब आपकी फुल होल्ड होगी इन मैथमेटिकल रिलेशंस पे, तो आप डायमेंशन को इजीली कवर कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। और ये बात भी आपके साथ शेयर करूँ कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट, इसका ये लास्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट आउट करेंगे और अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। टाइम देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।